जी मेन 2022 के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज रिवाइज करा देंगे। अभी हम पहले चैप्टर पर फोकस कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स पर। तो न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और आगे चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कोर कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में काफ़ी हेल्प मिलेगी और हम हार्ड न्यूमेरिकल को वहाँ पर कैसे ग्रैप्स करें कि उसके कोर कॉन्सेप्ट को हमें पता लग पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल रीड करेंगे। इसमें एक फिगर भी दे रखा है। फिगर में हमें दे रखा है कि एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है। ये वो ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है जिसके अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों की रेडियस आर के इक्वल है और हमें इस तरफ ग्लास दिया हुआ है और इस तरफ एयर दी हुई है। एयर का 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का 1.5 है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर। ये एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर के लाइट पैरेलल जाती हैं फर्स्ट फ्रॉम एयर टू ग्लास और वो F1 डिस्टेंस पे फोकस हो जाती हैं, मतलब फाइनल इमेज उसकी F1 पे बन जाती है। फिर वो बोल रहा है वाइल रेज ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। सेकेंड केस में वो ग्लास टू एयर जा रही हैं, ग्लास से पैरेलल निकल के एयर में फोकस होती है F2 डिस्टेंस पर। अब वो हमसे पूछ रहा है F1 और F2 आर के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट कीजिए। अगर इस न्यूमेरिकल को मैं डायरेक्टली देखूंगा तो स्टूडेंट के मन में एक पर्सपेक्टिव बनता है एग्जाम हॉल में कि यार एक तो एयर से जब ग्लास में जाएगा तो एयर से लेके सबसे पहले इस थिन फिल्म से रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद इस थिन फिल्म से लेके ग्लास में रिफ्रैक्शन होगा, तो वो डायरेक्ट दो फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। फिर वो देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में फिर वो सेम प्रोसीजर ग्लास से एयर के लिए करते हैं। एग्जैक्टली इसमें हर न्यूमेरिकल में कोर कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस उसको कैच करना है। इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये थिन फिल्म ही है जिसके कारण आपको न्यूमेरिकल थोड़ा टफ लग रहा है, जबकि अगर आप इस थिन फिल्म को समझ गए तो ये न्यूमेरिकल उतना ही इजी हो जाएगा। इस थिन फिल्म में दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन भी सेम है ऑन द राइट हैंड साइड, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर अब आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला में 1/r1 माइनस 1/r2 आता है, दोनों इक्वल हैं 1/r 1/r और दोनों के साइन कन्वेंशन भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और उस केस में आपकी फोकल लेंथ आ जाती है इनफाइनाइट, जो कि कर देती है इसकी पावर 0। सरप्राइजिंग कि जिस कॉन्सेप्ट को देख के हमें न्यूमेरिकल टफ लग रहा था, एक्चुअली में उसी कोर कॉन्सेप्ट को अगर हमने ध्यान दिया तो वो न्यूमेरिकल हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, न्यूमेरिकल जब फ्रेम होता है तो उसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट होते हैं जो न्यूमेरिकल को आपको टफ दिखाते हैं, वो आपको एक इमेज देते हैं कि न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से टफ हो रहा है। एक्चुअली में उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप जोर देंगे तो न्यूमेरिकल काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अब इस केस में हम समझ चुके ये थिन फिल्म का कोई लेना देना नहीं है, इसकी पावर ही 0 है। मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, एयर से ग्लास जाएगा रेज जाने देगा, ग्लास से एयर जाएगा जाने देगा, ये कोई रिफ्रैक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास पावर 0 है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट जैसे ही मैंने ब्रेक किया अब मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब मुझे सिर्फ स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले रेज जा रही है एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास जब रेज जा रही हैं तो पैरेलल जा रही हैं, तो भैया यू तो हो गया इनफाइनाइट, फाइनली इमेज बन रही है F1 पर। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा कर्व सरफेस का, μ2/μ माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जाती हैं, μ1 होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर इंसिडेंट रे होती है। तो अभी पहले केस में एयर टू ग्लास, तो ये आ गया ग्लास का 1.5, v हमें फाइंड करना है, F1 है माइनस μ1 यानी 1/∞ इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r। ये पार्ट 0 हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बाय सिंपल कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन सब्ट्रैक्शन एंड ट्रांसपोज, तो आपको F1 मिल जाएगा 3r। पहला आंसर आपका आ गया, ए ऑप्शन आपने टिक कर दिया।
अब आपको सेकंड ऑप्शन में चलना है। सेकंड ऑप्शन में भी यही बोल रहा है वो कि ग्लास से अब निकल के सेम प्रोसीजर ग्लास से एयर में हो रहा है। तो ग्लास में रे पैरेलल जाती हैं और एयर में जाके वो फोकस होती हैं और F2 पर होती हैं। तो सेम फॉर्मूला में हमने देखा, अब मेरा μ2 हो जाएगा 1 क्योंकि वो एयर का है, अपॉन v यानी F2 माइनस μ1 यानी 1.5, u अभी भी इनफाइनाइट है, इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन r। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट F2 इक्वल टू 2r। तो मुझे आंसर मिल गया A एंड C। मैंने सिर्फ एक कोर कॉन्सेप्ट को ब्रेकआउट किया था कि ये जो थिन फिल्म है, और इस थिन फिल्म के कारण ही स्टूडेंट को ये न्यूमेरिकल काफ़ी टफ महसूस हो रहा था। तो आपको अभी कितना इजी लग रहा होगा, क्यों आपको छोटी छोटी जो होती है ना हमारी बारीकियां देखनी है। तो उस बारीकियों में ये देखना था कि ये पूरा सिस्टम एक्चुअली में इसकी पावर ही जीरो है, क्योंकि दोनों की कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन सेम है और इक्वल भी है। तो एक छोटे से कोर कॉन्सेप्ट को अगर आप फील कर लेते हैं, अगर आप देख लेते हैं, तो आपका हार्ड न्यूमेरिकल भी आपको बहुत इजी लगता है। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसी तरह के कोर कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना सीखेंगे सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो आपकी एग्जाम हॉल में होती है पीयर प्रेशर के अंडर में, वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो पाए कि न्यूमेरिकल में हम क्या देखें। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसके पीछे जो मेरा मोटिव है कि आप उस न्यूमेरिकल में जो कोर कॉन्सेप्ट को वो फ्रेम कर रहा है उसको आप इजीली क्रैक कर पाएँ। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आप उस एग्जामिनर के शूज़ में अपना पैर डाल लेते हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड न्यूमेरिकल पर। सेकंड न्यूमेरिकल में भी देखते हैं क्या कोर कॉन्सेप्ट हमें ब्रेक करना है सो दैट वी विल गेट इट इजीली। ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब इस सेकंड न्यूमेरिकल को मैं रीड करता हूं। टू आइडेंटिकल ग्लास रॉड्स हैं S1 एंड S2। फिगर में भी दिखाया गया है, ये दो आइडेंटिकल रॉड दी हुई हैं S1 और S2। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर वो भी सेम है। ठीक है भाई, देख लिया। दे आर प्लेस्ड। क्वेश्चन पढ़ना एक आर्ट है, बहुत आराम से पढ़िए, एक एक फुल स्टॉप तक पढ़िए, और उस फुल स्टॉप तक का आपका मीनिंग आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दे आर प्लेस्ड विद कर्व सरफेस एट डिस्टेंस d। इन दोनों रॉड्स को जो रखा गया है, ग्लास रॉड्स को, इनके बीच में एक डिस्टेंस d रखा गया है। अब एक लाइट सोर्स P ले लिया जो फर्स्ट कर्व सरफेस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया गया। ये है लाइट सोर्स, यहां से लाइट एमिनेट होंगी। अब हम देखते हैं P is inside rod S1 on an axis of 50 centimeter. The light rays emanating from it are found to be parallel to the axis in S2. स्टोरी क्या है कि P से जो लाइट रेज निकल रही हैं उसका पहला रिफ्रैक्शन होगा इस S1 के कर्व सरफेस पे, और उस रिफ्रैक्शन के बाद जो सेकंड रिफ्रैक्शन होगा S2 ग्लास के कर्व सरफेस पे, उसके बाद फाइनली ये रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो फाइनली S2 में जो रेज आपको मिलेंगी वो पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ कर्व सरफेस के फॉर्मूला का यूज करते हुए S1 के लिए कैलकुलेट करेंगे इमेज डिस्टेंस। उसके बाद सेम फॉर्मूला का यूज करते हुए हम S2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर ये न्यूमेरिकल हम इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं S1 के लिए हमने लगाया μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इन सब की वैल्यू रखते हैं। मुझे u पता है -50 सेंटीमीटर है, v मुझे कैलकुलेट करना है। v यानी रिफ्रैक्शन कहाँ पर है इसका, इसके बीच के मीडियम में जो कि एयर है, 1 अपॉन v माइनस 1.5। μ1 जहाँ पर इंसिडेंट रे होती है वो ग्लास है, 1.5 अपॉन u मुझे -50 दिया हुआ है, ये आ गया 1 माइनस 1.5 अपॉन r। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। मैं यहाँ से जब कैलकुलेट करूँगा तो ये पार्ट उधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन v की जो वैल्यू है
वो क्या आ जाएगी, ये उधर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन वहाँ पर माइनस में जाएगा, -1.5 अपॉन 50, और ये कितना है 0.5 माइनस का, -0.5 अपॉन 10। क्लियर है? अच्छा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में थी तो ये यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो मैंने देखा 1/v क्या आ गया 50, तो -1.5 प्लस 5 यानी 2.5, तो ये बचा v = 50 सेंटीमीटर। तो मेरा जो इमेज डिस्टेंस आया, जो P सोर्स से जो लाइट रेस निकल रही थी उसको S1 ने जब कन्वर्ज किया और रिफ्रैक्ट किया तो मेरी फाइनल इमेज बनी 50 सेंटीमीटर पर। अब ये 50 सेंटीमीटर पे इनके बीच में भी हो सकता है, या इसके आगे भी हो सकता है। उसके लिए हमें इस S2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं S2 पर, सेम फॉर्मूला में। S2 में क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का आ जाएगा μ2 1.5, v यानी इनफाइनाइट, क्योंकि उसने बोला हुआ है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब पैरेलल जा रही हैं, माइनस μ1 यानी 1 अपॉन u मुझे कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, S2 के लिए r पॉजिटिव है। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया मेरा, -1 अपॉन u इक्वल टू 0.5/10, ये हो जाएगा 100, 1/20, u आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है इस कर्व सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। इसका मतलब है, मैं यहां पे आपको क्लियर करता हूं, ये S1 था, ये S2 था, ये उनकी एक्सिस थी। तो पहला जो डिस्टेंस बना वो यहां पर ही रहा होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ रहा है, जो पहले सरफेस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, जो कि इसका इमेज डिस्टेंस है, जबकि इसके लिए ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे था। अब मुझे इनके बीच में d निकालना है, तो d निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 50 + 20 70 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। मैं बी ऑप्शन को टिक कर दूंगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप देख रहे हैं, मैं न्यूमेरिकल रीड करते समय उसके एक एक वर्ड पे ध्यान दे रहा हूं, और मेरी पिक्चर मेरे माइंड में पहले ही क्लियर है कि मुझे न्यूमेरिकल जब रीड करना है तो अपना एक माइंडसेट बनाना है उसके कोर कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए। देन आई विल पुट इनटू द कैलकुलेशन पार्ट, और कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी इजी करूंगा जिससे मुझे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। इसी टाइप की सीरीज पूरे फिजिक्स और मैथ जी मेन 2022 और नीट वालों के लिए मैं कंटिन्यूसली डाल रहा हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।